अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, मंडे का दिन बड़ा हैट्रिक डे होता है। आप कितना भी जल्दी सारी चीज़ें प्लान कर दें फिर भी आप ट्रैफिक जैम में रुक ही जाते हैं, स्टक हो ही जाते हैं। अच्छा, जो लोग हसन स्क्वायर से आ रहे हैं ना, प्लीज़ वहाँ से मत आइए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। मगर अभी शायद जो है ट्रैफिक बेहतर हो गया होगा क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि 8 से 9 बजे तक के दरमियान वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और उससे पहले फिर जौहर की साइड पर बहुत ज़्यादा जैम होता है। देखिए जी, जो लोग जहाँ से आते हैं उनको मैंने बता दिया और हम लोग भी वहीं से आ रहे होते हैं, तो मैंने इसलिए आपको अपडेट दी थी आते ही शो में कि भाई यहाँ से आप लोगों ने जो है वो नहीं आना है। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। कराची का मौसम जो है वो काफ़ी औसम है, लेकिन साथ साथ सर्द हवाएं हैं और बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ गई है। तो मौसम जो है वो शहर कायद का कुछ इस तरह से है कि सर्दी की जो शिद्दत है उसमें हो गया है जनाब इजाफा, और इतना इजाफा हो गया है कि अब कराची वाले जो है वो घरों में रह रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी तो फिर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक जो है कराची का मौसम कैसा रहेगा? मौसम रहेगा जी सर्द, मौसम रहेगा खुश्क कराची का। इसके अलावा जो कम से कम दर्जा हरारत है ना वो होगा जनाब 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 से 22 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 41% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और शेयर कर लेते हैं आपके साथ में आज अहम कौन कौन सी जो है वो समातें होने जा रही हैं सिंध हाई कोर्ट में। तो सिंध हाई कोर्ट में जो अहम समातें हैं उनमें है जनाब आइनी बेंच के रूबरू गैर कानूनी तामीरात। फिर इसके अलावा तजावुज़ात से मुतालिक जो समातें हैं वो आज सिंध हाई कोर्ट में होने जा रही हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो सोने के प्राइस है, मतलब जो गोल्ड प्राइस है, वो यूजुअली अभी इस पूरे वीक में देखने में आया है कि उनके प्राइस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब सोने और चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। आलमी बाजार में सरमायाकारों की जो है सोने में महफूज सरमायाकारी पर ख़रीदारी। आलमी मार्केट में सोना $65 महंगा होकर $4,988 फी ऑन्स की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम है, जबकि 1 तोला सोना मजीद $6,500 महंगा हो गया। 1 तोला सोना नई बुलंद तरीन सतह $5,21,162 पर पहुंच गया है, जबकि 1 तोला चांदी मजीद $526 में इजाफा हो गया है। अच्छा जी, अब कुछ दुनिया भर की आपको सैर कराते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अच्छा, दुनिया भर में नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और ये जो रिकॉर्ड्स हैं इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आप देखें ना तो आप सोचे कि यार लोग कितने क्रिएटिव हैं और कितना डेयरिंग काम करते हैं। और आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग सेल्फी भी अभी आपको दिखाते हैं, लेकिन खबर कुछ इस तरीके से है कि जो अमरीकी क्लाइंबर हैं इन्होंने किया है ज़बरदस्त कारनामा। ये है जी एलेक्स, और इन्होंने जो है वो ताइपी, ये बिल्डिंग है एक जिसको इन्होंने जो है सर किया है, और ये बुलंद तरीन इमारत है वहाँ पर ताइवान की, ताइवान के दारुल हुकूमत में ये इमारत है, बहुत मशहूर टाइपी के नाम से इमारत है जिसको इन्होंने जो है ये सर किया है। अब एलेक्सॉन ने जो है वो 508 मीटर बुलंद टावर पर चढ़ते वक्त किसी किस्म की कोई रस्सी या कोई सपोर्ट भी नहीं ली है। कम से कम 101 मंजिला ये इमारत है जिस पर ये चढ़े हैं और इन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है। और ये सोलो, यानी कि कहना चाहिए ना फ्री सोलो क्लाइंबिंग, वो इन्होंने की है और दुनिया भर में लोग इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि जी क्या ज़बरदस्त इन्होंने ये कारनामा किया है। और देखें किस तरीके से लोग वेव कर रहे हैं। ये इनके पास कोई रस्सी नहीं थी, इनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, और फिर जो है ये उस इमारत पर चढ़े हैं। और जब उसके बाद इन्होंने अपनी सेल्फ़ी ली, यानी जब इन्होंने वो सेल्फ़ी ली ना, तो इसको कह रहे हैं कि जी ये वर्ल्ड्स मोस्ट टेरिफाइंग सेल्फ़ी है। आप देखें कि इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जाके ये सेल्फ़ी भी खुद ही बनाई, जाहिर सी बात है, और फिर उसके बाद जो है लोग इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो अमेजिंग 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 ये कारनामा इन दी एंड इन्होंने जो है ये सरअंजाम दे दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो बड़ी से बड़ी चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता, लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन अमेरिका में चूहों को ख़त्म करने के लिए भी एक बाकायदा तौर पर सोचा गया है और वहाँ पर एक खातून जो है उनको अपॉइंट किया गया है ताकि वो जो वहाँ पर बढ़ते हुए चूहे हैं उनको ख़त्म करेंगी। और ख़ातून का नाम है कैथलीन। ख़ातून जो है वो स्कूल टीचर थी, लेकिन इससे पहले ये इस मामले पे, यानी चूहों को ख़त्म करने के मामले पे बहुत ज़्यादा काम कर चुकी थी। तो फिर अमरीकी जो वहाँ पे इंतज़ामिया थी, अमरीकी जो हुकाम थे, अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में जो बढ़ती हुई आबादी थी उसका मुकाबला करने के लिए जो मेयर थे, उनके मेयर जो हैं एरिक एडम्स, उन्होंने जो है ये कोशिशें की और इन खातून को अपॉइंट किया है और अब ये वहाँ पर काम करेंगी और चूहों के ख़ात्मे के लिए हिकमत अमली बनाएंगी ये। तो ये जनाब ये ख़बर है अमरीका से जो हमने आपके साथ में शेयर की। ये कैथलीन नामी खातून है
जिनको पॉइंट किया गया अमेरिका में, और ये चूहों के खात्मे के लिए काम करेंगे। आप सोचिए कि वो लोग कितना कंसर्न है इस हवाले से। अच्छा, अमेरिका के हवाले से ये खबर है कि अमेरिका में जो है वो खून नहीं, अमेरिका में हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इस हवाले से वहाँ पर जो 7 अफराद हैं वो भी हलाक हो गए हैं। तो अमेरिका को शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान का जो है वो सामना है, और अमेरिका की मुतादिद रियासतों को कई बरसों के बाद जो है वो शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान का सामना हुआ है। और गवर्नर कैथी जो है उनका यही कहना है कि न्यूयॉर्क में ऐसा मौसम जो है बहुत टाइम के बाद आया है। अच्छा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी हुई है और सर्द हवाओं का अमेरिका में राज है। और वहाँ पर जो है खून जमा देने वाली, हड्डियाँ जमा देने वाली जो सर्दी है ना वो पड़ रही है। तो ये है जी खबर अमेरिका से जो हमने आपके साथ में शेयर की। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। कराची का मौसम हमने आपके साथ में शेयर किया, वादिय कोयटा की आपको सैर कराते, कोयटा लेके चलते। कोयटा के खूबसूरत मनाजिर कोयटा में हो रही है जी हल्की हल्की बर्फबारी, और वादिय कोयटा और गिरदुनवा में हल्की बर्फबारी हुई है। दिन के वक्फे के बाद कल्लाश शहर और गिरदुनवा में भी फिर बर्फबारी हुई है। हसीन मनाजिर है कोयटा के जो आप देख रहे हैं, और वहाँ पर लोग इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब, ये तो हो गई वो तमाम अपडेट्स जो हमने आपके साथ में शेयर की कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर में और क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में जहाँ बर्फबारी के बायस बहुत सारी सड़कें जो हैं वो बंद हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहीं पर कोयटा में लोग बर्फबारी का मज़ा भी ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे लॉ पर, एक ऐसे टॉपिक पर जिसके हवाले से ख़वातीन और मर्द दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये लॉ क्या है और किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा और कौन लोग जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं। अच्छा जी, ये उन तमाम जो है वो ख़वातीन के लिए है जिनके हस्बैंड्स जो हैं उनको हैरेस करते हैं, जिनके हस्बैंड्स जो हैं उनको तंग करते हैं और बात बात पर वही हैरेसमेंट करते हैं कि जी ठीक है, अगर तुमने ये मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा, तुमने अगर मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बात बात के ऊपर जो है वो बुली करना। सिर्फ तशद्दुद जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आप किसी को मार रहे हैं, आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, आप किसी से ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। तशद्दुद ये भी होता है कि आप किसी को मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, आप किसी को ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं, बार बार उसको बुली करके मैं ऐसा कर दूंगा, फिर मैं वैसा कर दूंगा। अच्छा, तुम मेरी ये बात नहीं मानती हो, मैं तो जाके दूसरी शादी कर लूँगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये जो मेंटल प्रेशर होता है, ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं और आप बुरे तरीके से अपनी वाइफ को घूर रहे हैं, देख रहे हैं और आप उसके सामने किसी दूसरी खातून की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स में जा रही है, वो जहनी मरीज़ बन रही है। किसी को बुली करना, किसी का इस तरीके से उसका लाइफ स्टाइल बना देना कि वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाए, तो इसको भी आप जो है ना वो कहते हैं कि बुली करना या ये चीज़ें भी जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए। अब इसके लिए बाकायदा एक लॉ बनाया गया है। ये क्या लॉ है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, कौन लोग इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और ये किस तरीके से आगे जो है चलेगा, इसके ऊपर बात करने के लिए ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं मारवी अमान। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मारवी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है तमाम हमें देखने वाले लोग भी ठीक होंगे। जी जी बिल्कुल, और आई होप सो कि सभी लोग ठीक से हों, खैरियत से हो। अच्छा मारवी, ये बताइए कि ख़वातीन के हवाले से अब ये जो लॉ सामने आया है कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो उनको घूर नहीं सकते हैं, उनके हस्बैंड्स जो हैं वो बात बात पर उनको ये नहीं कह सकते कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मैं तलाक दे दूँगा, मैं फिर ये सोच लूँगा, फिर ठीक है, फिर अगर तुम ऐसे चाहती हो तो मैं भी ऐसे कर लूँगा। तो अब ये क्योंकि एक ऐसा मेंटल प्रेशर है जिससे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो रोज़ाना गुजरती हैं और रोज़ाना वो इस प्रेशर को झेलती हैं, इसके ऊपर क्या लॉ बनाया गया है और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? अच्छा, ये कानून अभी पार्लियामेंट से पास हुआ है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2025 कहा जा रहा है। और इस कानून के तहत घूरना, गालियां देना बीवी को और बच्चों को, तलाक की धमकियां देना, घर से निकालने की धमकियां देना, अच्छा बीवी समेत बच्चों को, बच्चों के साथ घर में रहने वाले तमाम अफराद, माजूर अफराद, ट्रांसजेंडर्स, इन सबके प्रोटेक्शन के लिए ये बिल है। और इसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि तशद्दुद को ये कहा जाता है कि अगर जिस्म पर निशान है
मारा गया है या जख्म है या सर फट गया है तभी रिपोर्ट होगी। ये कानून वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि सिर्फ जिस्मानी नहीं मगर ज़हनी तौर पे भी जो तशद्दुद एक हमारी कम्युनिटीज का, सोसाइटी का ये सबा बहुत कॉमन मसला है। जी हर जी। दूसरी खातून यही शिकायत लेकर आती है हाँ। कि मुझे घर से निकालने की धमकी दी जाती है। इवन तो हमने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जबरदस्ती जायदाद अपने नाम करवाना या अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपने के लिए घर से निकालने की धमकियां देना या और डिफरेंट तरीके से इस तरह की धमकियां शायद मैं स्क्रीन पे कह भी नहीं पा रही जी हूँ। जी। बहुत बहुत अच्छा, अगर खातून नहीं चाहती है, ठीक है, अच्छा ये बताइएगा अमारवी कि अगर खातून नहीं चाहती है कि वो जो उसका शौहर है उसके घर वालों के साथ रहे, तो क्या वो इस सिलसिले में जबरदस्ती कर सकता है? क्योंकि इसमें कितने पॉइंटर्स हैं वो हमारे साथ में आप जरा शेयर कीजिएगा प्लीज डिटेल में। सपा देखिए, इसमें सुनने में तो इस तरह लग रहा है कि ये क्या बात हुई, घर के अफराद के साथ नहीं रहेंगे और, लेकिन ये एक सीरियस मसला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घर के दीगर अफराद से औरतों की इज्जतों को खतरा होता है। वो हरासमेंट का शिकार होती हैं, वो रेप का शिकार होती हैं और अक्सर तो मामलात में वो बोल नहीं पाती हैं और जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो उनके लिए और चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो इफ अगर औरत ये आइडेंटिफाई कर रही है कि वो महफूज नहीं अपने आप को महसूस कर रही है किसी अफराद के साथ रहने के लिए, तो उसको किसी भी सूरत मजबूर नहीं किया जा सकता। ये तमाम वो मसले हैं जो हमेशा से चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइवेसी को नहीं जो है आप वायलेट कर सकते हैं खवातीन की, बीवी की, और आप अपनी बीवी को मजबूर नहीं कर सकते इस तरह के किसी भी ऐसे फैसले पे जो उसको अनप्रोटेक्टेड करे या उसको अनकंफर्टेबल करे। ये बहुत जरूरी लॉ है, लेकिन सबा द पॉइंट इज दैट जब तक लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं, खवातीन को इसके बारे में मालूमात नहीं होगी। बहुत कवानीन है हमारे पास मजबूत और ये कानून तो बहुत ही बारीकियां बता रहा है, मगर जब तक इस कानून के बारे में खवातीन खुद और वो मर्द हजरात जो कि तशद्दुद और इस तरह की चीजों का निशाना अपनी घर के अफराद को बनाते हैं उनको मालूमात नहीं होगी, तब तक हमारी उस तरह ये कानून काम नहीं आ सकेगा। और उसके अलावा अगर चले हम आगाही के हवाले से बहुत ज्यादा काम करके उनको बताते हैं, मगर इदारे में अगर वो कंप्लेन लेकर गई और अगेन इदारे के सरबराह ने कहा कि जी जहनी तशद्दुद तो कोई कानून ही नहीं है, तो उनके खिलाफ भी सजाएं होनी चाहिए सख्त कि आप एक कानून आ गया है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स को यही चैलेंज आता है कि हम इदारों को ये समझाते रहते हैं कि कानून मौजूद है, खवातीन आ रही हैं तो आप रिपोर्ट कीजिए बेहतर तरीके से। उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मारवी, खवातीन कमजोर भी इस वजह से होती हैं क्योंकि जब वो एक एनवायरनमेंट में अपना घर छोड़ के किसी दूसरे शख्स के साथ शादी करके उसके फैमिली में जाती हैं, तो एक तो जाहिर सी बात है फैमिली का प्रेशर होता है, और अगर आप अच्छे अखलाक से हैं और आपके साथ उनके फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं तो आप रह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खवातीन जब ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं या औरतों का ज्यादा प्रॉब्लम जब होता है जब उनके हस्बैंड्स उनको इस तरह की धमकियां देते हैं कि ठीक है अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो देख लो फिर मैंने फिर दूसरी शादी कर लेनी है, अच्छा तुम ये काम नहीं करती इसलिए मैं दूसरी शादी कर लूंगा, या फिर मैंने जो है वो तुम्हें छोड़ देना है, देख लो तुम्हारे घर वालों को बता देना। क्या होता है कि जो चीजें आप खुद ब खुद एक आपको उनसियत होती है, खुद ब खुद आपका एक प्यार होता है, आप बहुत सारी चीजें इज्जत में, रिस्पेक्ट में, केयर में, प्यार में करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह की चीजें सुनते हैं जो खवातीन के तजुर्बे हैं जो बताती हैं कि भाई इस तरह की जो मेंटल हेरेसमेंट है ना उसकी वजह से रोजाना फिर वो बीमारियों का शिकार होती हैं, फिर उनको स्ट्रेस होता है, फिर ऐसी खवातीन बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको थॉट्स आते हैं। बहुत हमारे पास केसेस हैं जिसमें औरतों ने खुद को और अपने बच्चों को मार डाला क्योंकि वो और ज्यादा उस तजलील को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इवन तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि जब खवातीन को घरों से निकाल दिया जाता है तो उनकी जहनी कंडीशन इस तरह की होती है सबा की शुरू में जब माँ बाप के घर पे होती हैं तो उनको बोझ समझा जाता है, उसके बाद जब शौहर के घर चली जाती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप तो बस 3 लफ्ज आपको सुना के हम निकाल देंगे यहाँ से। तो फिर औरत की अपनी जगह है क्या? ये बहुत बहुत अहम सवाल है और ये कवानीन औरत की जगह को मजबूत करने, उसको एक सोसाइटी में प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। सही। अच्छा बात वो ये ना कि आई एम श्योर कि इस लॉ के आने के बाद भी
बहुत सारी खवातीन, हमारी खवातीन बहुत अच्छी हैं और जाहिर सी बात है ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन कम से कम जो मर्द हजरात हैं उनके ऊपर प्रेशर तो बिल्ट होगा, कम से कम उन्हें ये रियलाइज़ तो होगा कि ये जो आप जो मेंटल गेमिंग करते हैं या आप जो हरेसमेंट करते हैं या जो आप टॉन्ट्स मारते हैं या अपने घर वालों के साथ आप बुरा रवैया रखते हैं, कम से कम ये वाकई एक बुरा जेस्चर है, ये नहीं रखना चाहिए। सबा यही पॉइंट है कि हमने इस तजलील को सोसाइटी में नॉर्मलाइज कर लिया है। अगर बेटियां अपने घरों पे भी ये बातें बता रही होती हैं या अपनी सहेलियों को बता रही होती हैं तो ये कहा जाता है अरे तुम तो ये कह रही हो, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा शौहर तुम्हें मुझे क्या क्या कहता है। या अगर घर पे जाओ तो माँ बाप कहते हैं बेटा शौहर तो ऐसी बातें करते रहते हैं। तो इफ अगर हम एक क्राइम को नॉर्मलाइज करते रहेंगे तो फिर रियलाइजेशन खत्म हो जाती है, लोग बेहिस हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मर्द बुरे हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो पिदरशाही निजाम है ये बुरा है। ये जो पिदरशाही निजाम औरतों को उसकी जेंडर के बेस पे तजलील कर रहा है ये बुरा है। वो जो एक माइंडसेट बन गया है इन तमाम जुमलों को, इन तमाम अब घूरने की बात लोगों को बहुत लाइट लग रही है, मगर एक औरत जिसको महफिल में उसका शौहर तजलील के तौर पे घूर कर देखे तो आप सोचिए कि उसका कॉन्फिडेंस शटर कैसे हो जाता है। वो अपने आप को कितना कमतर समझती है और वो ये सोचती रहती है कि मुझसे गलती क्या हो गई थी जो मुझे इस तरह से पूरे जो इवेंट्स होते हैं आपने देखा होगा, इस तरह के बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनके हस्बैंड उनको शादियों में और दीगर जगहों पर घूर रहे होते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। उनका पूरा कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शेक हो जाता है, उनके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है और ये बड़ी नॉर्मली सी बात है। और वो इसको वो तो बहुत ज्यादा ले रही होती है, स्ट्रेस में चली जाती है कि जी अब क्या होगा, या हमसे पता नहीं क्या गलती हो गई। तो अब इसके लिए दिस इज कंट्रोल, यानी कि घूरना, गालियां देना, बुरे अल्फाज कहना, अब्यूज करना, यानी आप जिस्म को तशद्दुद नहीं पहुंचा रहे हैं लेकिन आप जहनी तौर पे और आप एक इंसान को अक्सर हम ये देखते हैं कि स्पिरिचुअल वेज में भी लोगों को बहुत ज्यादा पाबंद किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो मर्दाना निजाम और ये पिदरशाही निजाम का जो कंट्रोल है सबा, वो किसी हद तक उस कंट्रोल को हम ये देख रहे हैं कि इस कानून के बाद खवातीन की जिंदगी में कुछ ईज जरूर आएगा, बशर्त कि वो इस कानून को जाने और इदारे बेहतर तरीके से सेंसिटाइज्ड हों और इस कानून के ऊपर अमल करने में पूरी सोसाइटी मिलकर अपना किरदार अदा करे। पूरी सोसाइटी मिलकर अपना किरदार अदा करे। अच्छा ठीक है, घूरना और खवातीन को थ्रेट्स करना, खवातीन को धमकियां देना, छोड़ देने की धमकी देना, दूसरी शादी की धमकी देना या फिर हेरेसमेंट करना जो हस्बैंड्स करते हैं, इसके लिए क्या लॉ बनाया गया है? अगर कोई खातून चाहती हैं कि वो जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करें या बहुत ही ज़्यादा उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो क्या लॉ है, क्या कुछ होगा आगे, किस तरह से इसका जो है ना वो एग्जीक्यूशन होगा? अच्छा, इसमें जब खवातीन, एक तो अब जब से ये तमाम चीजें क्रिमिनलाइज्ड हो गई हैं, दैट मीन्स कि अगर ऐसी कोई भी चीज का शिकार, ऐसी किसी भी जैसे घूरने का या गलत अल्फाज इस्तेमाल करने का, अब्यूज करने का, घर से निकालने की धमकी देने का या निकाल देने का और इस तरह की चीजें, खवातीन, बच्चे या माजूर अफराद, घर में रहने वाले या ट्रांसजेंडर बच्चे जो होते हैं, इनमें से या अफराद, इनमें से कोई भी जाके कंप्लेन करेगा इस कानून के मुताबिक तो इदारों को उस पे अमल करना है। ये इसके हवाले से FIRs होंगी, प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट होंगी और इसके तहत 3 साल सजा मिलेगी ये करने वाले को। उसमें खवातीन को मजबूर करना घर के दीगर अफराद के साथ रहने के लिए। मैं बार बार ये चीजें इसलिए रिपीट कर रही हूँ सबा, ताकि हमारे सुनने वाले लोगों को पता चले कि ये तमाम चीजें क्रिमिनलाइज्ड अब हो चुकी हैं। और आप जाके इदारों में, आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, आप खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे मौजूद हैं, वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसकी रिपोर्ट होने के बाद डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन और तमाम प्रोसेस और जो चीजें हैं वो होने के बाद इसकी 3 साल तक सजा है और 1 लाख रुपए जुर्माना है। सो दिस इज हाउ इसकी कानून की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है, जिसपे अमल दरामद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी खवातीन इस तरह की अजियत का शिकार हो रही हैं। सही, शुक्रिया मारविया वान, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने इस लॉ के बारे में हमें बताया, हमें समझाया कि लॉ जो है कैसे एग्जीक्यूट होगा और फिर 3 साल जो है सज़ा होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। और बात यही है कि ये इसलिए नहीं होता है कि अब हर घर से लोग इस तरह से शिकायतें करना शुरू कर दें, ये इसलिए है टू रियलाइज़ देम, टू रियलाइज़ पीपल कि भाई आप लोग जो इस तरह से करते हैं मेंटली, ये हरेसमेंट है और ये खवातीन के साथ ना करें। चलिए जी, शो में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का।
और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से, और सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी हैं, और बहुत सारी ऐसी अच्छी रेमेडीज़ और अच्छी बातें आपको बता के जाएंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जी, हमारी बॉडी जो है हमें बहुत सारे सिग्नल्स देती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये किस वजह से है। किसी को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही होती है, किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा होता है कि उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, लेकिन कई सारी बातों के बावजूद भी हम इग्नोर कर देते हैं, डॉक्टर को भी दिखाते हैं तो इन्वेस्टिगेट सही हो नहीं पाता। लेकिन हमारी बॉडी हमें कितनी तरह के ख़तरनाक सिग्नल देती है, या क्या साइंस होते हैं कि आपकी हेल्थ ख़राब होने लगी है, कि आप डैमेज होने लगे हैं, यानी आपका कोई बॉडी ऑर्गन जो है वो ख़राब होने लगा है। तो ये कौन से साइंस होते हैं, उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नौरीन जमशेद ने, जो कि एस्थेटिक प्रैक्टिशनर भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं और अपने काम की बहुत एक्सपर्ट हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग सबा, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम डूइंग प्रीटी वेल। अच्छा जी नौरीन, ये बताइए कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिसकी वजह से पता चल सकता है कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आज आपने सबा। देखिए, ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, ये एक पब्लिक अवेयरनेस डिस्कशन होगी, जिसमें हम लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो साइंस आ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, टिंगलिंग हो रही है, पैरों में जलन है, जी स्किन थिन हो रही है, डार्क हो रही है, डल हो रही है, पिगमेंटेड हो रही है, और जी अच्छी सी हीलिंग नहीं हो रही हमारी जब कोई चोट लगती है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं, और ये सबको, आम पब्लिक को, सबको जो कि मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है, उन सबको ये मालूम होनी चाहिए। ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, और ये हम अपने ब्लड टेस्ट करवा के मालूम कर सकते हैं। हम फिजिशियन के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, वो आपको टेस्ट लिख के दें। ये छोटी छोटी चीजें जो हम मॉनिटर कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आयरन की कमी जो हर एक में, एशियंस में डेफिनेटली होती है। हम लोगों के अंदर ये जीन्स में है, जेनेटिकली एशियन वुमेन जो हैं वो इसमें एनीमिक होती हैं। तो सबसे पहले हम अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, जिसके अंदर हमें एनीमिया का पता चलता है, आयरन का पता चलता है, कितना है हमारा आयरन, जो कि बहुत जरूरी है बालों के लिए, स्किन के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए। तो जिसको भी एनीमिया होगा, आप देखेंगे कि पेल होगा, उसकी स्किन डार्क होगी, पिगमेंटेड होगी। तो ये जब तक कि मैं स्किन को इन्वॉल्व नहीं करूंगी ना, क्योंकि स्किन वो आखिरी ऑर्गन है जिसपे आपकी सारी हेल्थ शो होती है, आपके खून की सफाई, खून में क्या अच्छी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट एक चीज है जिसमें आप डॉक्टर को भी याद दिला सकते हैं। डॉक्टर्स को तो मालूम है कि उन्होंने आपसे क्या टेस्ट करवाने हैं, लेकिन जब हमें पता होता है ना, एज अ कॉमन बंदा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के सामने एक पेशेंट बैठता है जिसको अवेयरनेस होती है, तो फिर वो चीजें आपकी राइट डायरेक्शन में चलती हैं। तो आयरन के टेस्ट करवाइए, अपने शुगर का प्रोफाइल करवाइए, लिपिड प्रोफाइल करवाइए, ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 को हम ओवरलुक कर जाते हैं। B12 बहुत जरूरी है हमारी नर्व्स के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए और हमारी स्किन के लिए, रिपेयर के लिए। सही। विटामिन D का टेस्ट होता है। विटामिन D चेक रखना जरूरी है हमारी बोन्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है थायराइड का। थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो आपके बालों के गिरने की मेन वजह थायराइड, आपकी स्किन की डलनेस, आपका वेट लॉस, थायराइड से ताल्लुक है। तो ये वो बेसिक टेस्ट हैं जो मैं अच्छा, ये जो आपने बेसिक टेस्ट के बारे में बताया ना कि लिपिड प्रोफाइल कराएं, थायराइड कराएं और दीगर टेस्ट कराएं, ये कब कराने चाहिए? कौन से ऐसे प्रोमिनेंट साइंस हैं? लाइक आपने टिंगलिंग बताया, स्वेलिंग बताया, फिर सूजन, हाँ हेयर फॉल बताया। अगर किसी को, हाँ अब सीजनल है ना, अब किसी को हेयर फॉल सीजनल है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये सीजनल है या ये किसी और वजह से है, या ये वाकई एक जो है ना वो साइन है खतरनाक कि नहीं जी आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन सबा। देखिए, एवरी 6 मंथ्स आपका ब्लड वर्क होना चाहिए, ये एक रूल ऑफ थंब होना चाहिए, और आपने खुद करवानी चाहिए। अगर आपको इंश्योरेंस नहीं है या आपकी कंपनी से आपकी कवर्ड नहीं है आपकी मेडिकल, तो आप खुद करवाएं। ये आप अपने बारे में खुद, आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। तो साल में एक दफा ईयरली ब्लड चेकअप होना जरूरी है, जिसमें ये सारे बेसिक टेस्ट आ जाते हैं। और अगर हम बात करें ना बाल गिरने की, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है मेल और फीमेल में। मेल का भी हार्मोन से ताल्लुक होता है,
एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, यानी बाल गिरते हैं, तो अपना हार्मोन प्रोफाइल आदमी भी कराएंगे अलग और औरतें भी करवाएंगी। उससे बहुत सारी चीजें वाजे हो जाती हैं कि अगर उनकी साइकिल रेगुलर नहीं है, उनके अंदर खून की कमी है, उनके बाल गिर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसी के अंदर फॉल हो जाती हैं। जब आपका ब्लड वर्क साल में एक दफा हुआ होता है तो आप कंफर्टेबल होते हैं, आप अपने डॉक्टर से जाके कह सकते हैं कि मैंने लास्ट ईयर कराया था, अब मुझे दोबारा करवाना है, आप देखिए मुझे कितनी चीजों की कमी है, ताकि आप अपनी सप्लीमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली शुरू करें। जो ये हम मल्टीविटामिन फाँक रहे होते हैं, मतलब फॉर नो रीजन, हमें पता नहीं है, हमें जरूरत है भी नहीं है, लेकिन हम खा रहे हैं। ज्यादातर खवातीन क्या होती है कि वो जिंक ले रही होती हैं, ज्यादातर जो है ना वो ये कि विटामिन B12 ले रही हैं, विटामिन E, तो ये सारे विटामिन पहले आप अपने विटामिन लेवल चेक करा लें, उसके बाद फिर खवातीन को खूबसूरती के लिए, स्किन की रिजुवेनेशन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए कौन से विटामिन खाने चाहिए? बताती हूँ मैं आपको। देखिए, हम एक चीज और हम भूल गए ऐड कर दूं मैं, कैल्शियम को भी हमने टेस्ट करवाना है, क्योंकि एज होती जाती है तो फिर हमारी बोन्स भी वीक हो रही हैं, दांत वीक हो रहे हैं, हमें उन सारी चीजों को साथ लेके चलना है। अब उसमें अगर आप देखिए, जो शुगर का मैंने बताया ना, टेस्ट के कराना जरूरी है, तो अगर बड़ी हुई होती ना आपकी शुगर, तो ना आपकी स्किन पे रौनक आएगी, ना आपकी स्किन रीजेनरेट होगी। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, इतनी बड़ी दुश्मन है शुगर, मतलब स्किन की, आप बाहर से ट्रीटमेंट लेते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर अंदर से आपका जो है ना रूट कॉज जो है वो नहीं सही हुआ बॉडी में, आपका ब्लड जो है वो कैरियर होता है, उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो ये आयरन है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को। ठीक, अब शुगर हो गई, ठीक है, अब शुगर हो गई है, या फिर आपने एक और कॉज बताया कि भाई अगर आपको थायराइड है, जिन लोगों को शुगर है, थायराइड है, या जिन लोगों को स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं, उनको जाके लिपिड प्रोफाइल करवानी चाहिए, उनको जाके जो है वो थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। ये वो टेस्ट हो गए जो उन्हें करवाना चाहिए, लेकिन स्किन रिजुवेनेशन के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, हेल्दी स्किन के लिए विटामिन कौन से खाने चाहिए? देखिए, आप फिर बिल्कुल सही सवाल है आपका, विटामिन बिल्कुल मल्टीविटामिन लेने चाहिए, लेकिन मैं फिर आपको यही कहूंगी आज के टॉपिक के हवाले से कि जो हमें ब्लड टेस्ट कराने चाहिए वो हमारे शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि शुगर जो है ना स्किन को अच्छा होने नहीं देता। तो आप जितने ब्लड टेस्ट, आप जितने विटामिन खा लें, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपकी ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है। तो पहले ये वाले टेस्ट आप अपने फॉलो करें, साल में एक दफा जरूर करें, उसके बाद आप मल्टीविटामिन स्टार्ट करें कि जिसमें आपके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट में आपकी कमी आती है खून, आप उस हिसाब से विटामिन शुरू करें जो आपके खून को बनाए, जो एनीमिया कम करेगा, तो खुद ही ग्लो आएगा। तो आपके सवाल का यही जवाब मैं दे सकती हूँ कि आपका जब खून अच्छा होगा, उसमें आयरन की कमी नहीं होगी, तो ग्लो खुद ही आएगा। डलनेस आती ही आयरन की कमी से, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती ब्लड में, तो वो आपकी चेहरा जो है ना वो पीला सा और डल सा होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि हम लोग ऑल इन वन विटामिन फाँकना शुरू कर देते हैं। तो आप पहले अपने ब्लड को मॉनिटर करें, उसमें देखें किन चीजों की कमी है, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर कोई भी चीज शुरू ना करें, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। और आज जो ये हमने बात करी है, ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं है, ये हम एक हम पब्लिक को अवेयरनेस दे रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं खवातीन को कि आपके बॉडी में अगर इस तरह के कुछ साइंस हैं तो डेफिनेटली आपको चेक करवाना चाहिए, आपको अपने लैब्स करवाने चाहिए। नौरीन, आप हमारे साथ रहिए शो में। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि हमारी बॉडी में इस तरह के खतरनाक साइंस होते हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि भाई बात कहीं आगे ना बढ़ जाए। नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन तमाम तर साइंस के ऊपर बात कर चुके हैं, हाथों में टिंगलिंग होना, या फिर सूजन, स्वेलिंग, या फिर बालों का गिरना, या फिर दीगर ऐसी अलामात जो लोगों को लगता है कि जी थोड़ी सी ये हमारी जो बॉडी है वो शायद एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रही है इन टर्म्स ऑफ कि हमारी हेल्थ ख़राब होने वाली है। अच्छा जी नौरीन, ये बताएं कि बेहतर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, मर्द हो या औरत, उसको किस तरीके से अपना दिन गुजारना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सबा। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है और ये एक रिचुअल की तरह करना चाहिए। जैसे आप अपने बॉडी में क्या चीज़ खाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें
आपकी न्यूट्रिशन सपोर्ट भी हो रही हो, विटामिन्स भी मिल रहे हो, मिनरल्स भी मिल रहे हो, और आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो आपको एक ग़िज़ा के तौर पे मिलती है, जो बॉडी को एक नीड है एनर्जी के लिए, वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो अपने दिन का आगाज़ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से करें। अच्छी ग़िज़ा लें जिसमें आपके विटामिन्स शामिल हों, जिसमें हम लोग देखिए, हम लोग पेट भरने की कोशिश करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ से पेट भरें, ताकि हमारी बॉडी में जो कमियाँ हैं थोड़ी बहुत, वो हमारी पूरी हो सके और वो विजिबल साइंस नज़र आते हैं। देखिए, आपको पुररौनक चेहरा नज़र आएगा, आप किसी से पूछेंगे कि भई आजकल क्या कर रहे हो? तो वो ग़िज़ा नज़र आती, एंड इट हेल्प्स। इसको हम सबसाइड नहीं कर सकते कि ग़िज़ा का साइन जो है चेहरे पे नहीं आता। ग़िज़ा बिल्कुल खून में जो है आपकी कमियों को पूरी कर रही होती है। और कोशिश करें कि आजकल सर्दियां हैं तो ज़रा विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सिट्रस फ्रूट्स खाएं, आजकल मौसम में भी हैं कीनू वगैरह, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स रखें अपने साथ जो कि ओमेगा फैटी एसिड अपने अंदर रखते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट हेल्थ कि आप उसको क्लेंस कर रहे हैं। और ये जितने फ्रूट्स हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स, ये आपकी गट की क्लीनिंग करते हैं। सही। और गट की क्लीनिंग, हाँ, तो ये मैं आज एक टिप यही मैं दूंगी कि सिट्रस फ्रूट्स इस सीजन में बहुत जरूरी हैं। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, कोई नुकसान नहीं है, बॉडी डिटॉक्स होती है और इससे एक अलग ग्लो आता है आपके चेहरे पे, जैसे आपने स्किन के हवाले से मुझसे सवाल किया। और इसके अलावा मैं कहूंगी कि ओमेगा फैटी एसिड्स वाले ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें और हनी खाइए। सही, हनी का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, जिस तरह से हम बॉडी साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक दफ़ा फिर से मैं आपसे ना एलिब्रेट करके पूछना चाहूँगी कि अगर किसी के हाथ सुन होते हैं तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या साइन हो सकता है? देखिए, अगेन मैं ये कहूंगी कि अभी हम लोग इसको डायग्नोस नहीं कर सकते जब तक कि हम पेशेंट जो है कंसल्टेशन ना करे। लेकिन अमूमन यही इससे सामने आता है कि विटामिन B12 की कमी जिसको होती है, उसकी जो नर्व्स होती हैं, वो नर्व्स जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जलन और ये टिंगलिंग की सेंसेशन आती है। अक्सर खवातीन को मैं सुनती हूँ कि पैरों में जलन होती है, क्योंकि नर्व्स जो हैं उन्हें अपनी ग़िज़ा नहीं मिल रही होती रिपेयर करने के लिए, और उनको चाहिए होता है B12, जिससे वो अपने आप को रिपेयर करती हैं और फिर ये टिंगलिंग सेंसेशन नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, सुइयां चुभना, और सुन हो जाता है। बहुत देर आप उस एक पोजीशन में बैठ गए तो आप सुन हो रहे हैं, तो उससे फिर बॉडी जो है आपकी कह रही है कि भाई मुझे B12 की जरूरत है। तो अपना यही दोबारा बात आ जाती है कि आप अपने ब्लड को चेक रखें, और ये एक आम प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाहर मुल्कों में तो होती है कि आपके एनुअल चेकअप्स होते हैं, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर तो हर 6 मंथ्स में या फिर हर साल जो है वो आपके एनुअल चेकअप्स होते हैं, आपके लैब्स होने चाहिए। कम से कम आप अपना CBC करा लें, कम से कम आपका जो है वो ब्लड काउंट करा लें। हाँ, बिल्कुल, आपके घर एक लेटर आ जाता है कि आपके ये टेस्ट ड्यू हैं, आपको रिमाइंडर आ जाते हैं। तो ये एक इतनी अच्छी बात है हेल्थ केयर सिस्टम की। तो अगर हम ये चीज अपने तौर से करें इसको, कि हम मॉनिटर रखें साल में एक दफा, ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप बहुत सारी दूसरे मसलों से बच जाएंगे। इससे आप इस तरह से बच जाएंगे कि आपको कोई गलत गाइड नहीं कर सकता। जैसे आप जो है सैलून जाके इंजेक्शंस ना लगवाएं, सैलून जाके ये चीजें ना करें। देखिए, सैलून्स जो हैं वो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हैं, वो आपकी हाइजीन के लिए हैं। आप जाएं एस्थेटिक फिजिशियंस के पास, क्लिनिक्स में जाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए, ट्रेन प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो हैं वो इनफैक्ट नौरीन के जो लोग अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, ये अवेयरनेस हम उनके लिए भी है कि जो भी खवातीन अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं और वो चाहती हैं जी वो अपनी स्किन को रिजुविनेट करें, वो उसके अंदर कोलेजन जो है वो इंडक्ट करवाएं, या वो अपनी स्किन बूस्टर के लिए, अपनी स्किन क्वालिटी के लिए ट्रीटमेंट्स करें। उससे पहले उन खवातीन को चाहिए कि वो अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, और कम से कम वो अपने लिपिड प्रोफाइल्स करवा लें। ब्लड टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल आप किसी भी स्किन ट्रीटमेंट से पहले करवाना बड़ा जरूरी है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, ताकि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका ब्लड काउंट कितना है, और ये खवातीन को करना चाहिए। देन अगेन फिर वो जिस भी एस्थेटिक क्लिनिक्स में जाती हैं वो उनको सजेस्ट करेगा कि आपकी जो स्किन की हाइपर सेंसिटिविटी है या सेंसिटिविटी है वो इस तरह से है, और फिर अब आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और ये आपके लिए ट्रीटमेंट है। मगर यूजुअली ना तो बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स में बैठे हुए डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट सूट करेगा या नहीं है, या फिर ना ही लोग उस तरफ जाते हैं कि पहले हमें अपना लैब कराना चाहिए, पहले ब्लड स्क्रीनिंग करानी चाहिए।
देखिए, अब अवेयरनेस इतनी हो गई है, इंटरनेट और मीडिया में इतनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ओवरफ्लो हो रही है कि हमें ये डिसाइड करना है कि सही क्या चीज़ है हमारे लिए। देखिए, सैलून्स जो हैं वो आपकी ग्रूमिंग और क्लीनलीनेस के लिए हैं, हाइजीन के लिए हैं। ये कंप्लीट फिक्स नहीं करते, ये वक्ती तौर पे आपको मेकअप करके अच्छा लगना है, अगर कहीं आपने जाना है, कॉस्मेटिक यूज के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन चाह रहे हैं कि आपकी स्किन लॉन्ग टर्म आप जो है एंटी एजिंग करें, लॉन्ग टर्म आपकी स्किन चमकदार हो और उसका कोई फिक्स नहीं है, तो उसमें आपको एक रिजीम फॉलो करवाते हैं एस्थेटिक क्लिनिक्स, जिसमें कॉम्बिनेशन थेरेपीज होती हैं कि आप अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन सपोर्ट क्या रख रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपको एक कंप्लीट लाइफस्टाइल पैटर्न चेंज करने पर लेकर आते हैं, ना कि आप आए मेकअप करवाएं और चले जाएं। तो एस्थेटिक्स क्लिनिक जो है, मैं ये समझाऊंगी आपको इधर सबा कि आप इन रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। एस्थेटिक क्लिनिक जो है वो आपके रूट कॉज को ट्रीट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर से रूट कॉज ठीक होगा तो जी ऊपर से जो ट्रीटमेंट आप लेंगे क्लिनिक में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ना कि आप जो है पैसे इन्वेस्ट किए जाएं और आपकी बॉडी में जो कमी है और आयरन की जो कमी है वो डलनेस आती रहे और आप ऊपर से जो है ट्रीटमेंट लेते जाएं, तो उसका कोई इतना लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं आएगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है, उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले यू हैव टू चेक योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। आपको ये देखना होगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या है, उसके बाद आपने देखना होगा कि कहीं आप इफेक्टेड तो नहीं है, उसके बाद आप ये चेक करेंगे एलर्जिक तो नहीं है, उसके बाद फिर आप जब किसी ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो फिर क्या होता है, पेन थ्रेशोल्ड भी। ये बात मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगी। बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स पे खवातीन के जो ट्रीटमेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बहुत पेनफुल होता है, वो उनका पेन थ्रेशोल्ड भी पता नहीं करते कि आप इतना पेन बर्दाश्त कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो के वो नम क्रीम यूज करते हैं और प्रोसीजर्स करते हैं, मगर फिर भी बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि दर्द होता है, उनको स्किन के ऊपर पेन होता है, तो वो भी ना स्टैटिक्स में बैठे हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको पता कर लेना चाहिए कि आपका पेन थ्रेशोल्ड क्या है, ये आपके लिए ट्रीटमेंट है या नहीं है, ये आपके एज के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, तो ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए। और जिस तरह से बात करी आपने सबा, बहुत अच्छी, इसी को कनेक्ट करूंगी मैं कि पेन थ्रेशोल्ड के अलावा आप बिल्कुल वो भी मैटर करता है, आपके ब्लड का आपके पास प्रोफाइल होना चाहिए। बगैर किसी ब्लड वर्क के आप कोई आईवी थेरेपी नहीं लेंगे कहीं जाके, आप बगैर ब्लड वर्क के आप कोई इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे किसी से, और आपका ये राइट है कि आप आईडी मांग सकते हैं, आप डिग्रीज चेक कर सकते हैं, आप पहले रिसर्च करके जाएं। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही ना, हीलिंग की और स्किन को हील करने की, तो जिसकी ब्लड में शुगर ज्यादा होती है ना, उसकी हीलिंग नहीं होती। एक कॉमन अवेयरनेस है और ये डायग्नोसिस नहीं है, अवेयरनेस की बात है कि आपकी ब्लड में अगर शुगर ज्यादा है तो आपने देखा होगा कि कोई चोट लगेगी तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, जख्म भरते नहीं है। जिनको डायबिटीज, हाँ जाहिर है जिनकी डायबिटीज होती है उनको ये प्रॉब्लम होती है। और फिर स्किन कैसे हील होगी? आप सोचिए ना कि अगर आप स्किन हील नहीं होगी, रीजनरेट नहीं होगी, आप एंटी एजिंग की तरफ जा ही नहीं रहे, आप तो फिर एजिंग की तरफ जा। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंस है। हाँ चलिए जी, बहुत शुक्रिया नौरीन, आज बहुत जबरदस्त बातें हमने नौरीन के साथ में की, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो शेयर की। अच्छा जी नौरीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम के लिए। चलिए जी, शो में अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको मिलवाएंगे एक जबरदस्त पर्सनालिटी से, और हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स पे के इंडिया में क्या चल रहा है। और पाकिस्तान ने तो सबको हैरान कर दिया, बल्कि पाकिस्तान ने दीवार से लगा दिया है सबको। इस पे होगी बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की। क्रिकेट में क्या हो रहा है? क्रिकेट में बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, और इतनी सारी हैपनिंग्स हो रही हैं कि बताते जाओ तो हम थक जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी हैपनिंग ये है कि अब बांग्लादेश के जो मौजू था, बांग्लादेश का जो इशू था, उस पर आईसीसी ने तो अब जाहिर सी बात है बांग्लादेश को कैटेगोरिकली कट ऑफ कर दिया। अब जो पाकिस्तान है उसका जो स्टांस है वो स्टांस ये है कि बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की जानिब से आज एक अहम मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैन पीसीबी के साथ, जिसमें डिस्कशन होगी कि भाई पाकिस्तान जो है वो अब खेलेगा या नहीं खेलेगा, पाकिस्तान इन मैचेस का हिस्सा होगा या नहीं होगा। लेकिन मीनवाइल अगर देखा जाए तो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं है तो डेफिनेटली जिस तरीके से इंडिया इस पर गुरूर करता है कि जी पाकिस्तान को हम दीवार से लगा देंगे, तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने वो सब कुछ किया है जो इंडिया ने सोचा भी नहीं होगा या आईसीसी ने सोचा भी नहीं होगा। इनफैक्ट आईसीसी को भी अंडर प्रेशर ले लिया। और क्या सूरत हाल है, अभी क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सबा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद भाई ये बताएं क्या होने क्या जा रहा है, और ये जो सनसनी है इंडिया में इतना रोना धोना क्यों मचा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान ने हिला के तो रख दिया
पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला के रख दिया, इंडिया को हिला के रख दिया। और सच्ची बात ये है कि एक मेंबर मुल्क के साथ जो बांग्लादेश है उसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक, इम्तियाजी सलूक, नाइंसाफी वाला सलूक किया गया है आईसीसी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमें खतरात हैं, हम भारत में खेल नहीं सकते। एक सिक्योरिटी असेसमेंट उन्हें दी गई कि नहीं, आपको खतरा नहीं है, लेकिन आपके जर्नलिस्ट या अगर आपके शायकीन बांग्लादेश की जर्सी पहनकर वहां बैठेंगे तो हाँ, उनको खतरा है। तो टीम को भी खतरा है, शायकीन को भी खतरा है, सहाफियों को भी खतरा है, तो फिर वो मुल्क वहां क्यों जाए। लेकिन आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में और सारे मुल्कों ने सिवाय पाकिस्तान के सबने आईसीसी का साथ दिया, इसलिए कि भारत की माइट है, भारत का पैसा है। उन्होंने सबने साथ दिया और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल दिया, ये कहकर कि अगर हम बांग्लादेश के कहने पर उनके मैचेस मुंतकिल कर देंगे तो ये गलत मिसाल कायम करेगी। तो गलत मिसाल तो आप पहले ही कायम कर चुके हैं, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में ना बुलाकर और पाकिस्तान से उनके मैचेस हटाकर दुबई में उन्हें शाहाना अंदाज में एक ही जगह पे खिलाया और एक ही सारे मैचेस खिलाए। उनकी टीम अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको इस तरह से इम्तियाजी सलूक और बांग्लादेश के साथ इस तरह नारवा सलूक इख्तियार किया गया और पाकिस्तान ने खड़े होकर बांग्लादेश का साथ दिया और अब भी साथ दे रहा है। सनसनी फैला दी है। सनसनी फैलाने के बाद यहां तक पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि 15 फरवरी को जो इंडिया का मैच है वो ना खेलें, और वो ही मैच पूरे वर्ल्ड कप की जान होता है। हाँ। ब्रॉडकास्टर्स को उससे $500 मिलियन मिलते हैं हर इवेंट में। जानबूझ करके पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि आगे भी कोई मैच हो जाए, आगे भी कोई मैच हो जाए। अच्छा, जिस तरीके से अभी इंडिया के तरफ से बातें आ रही हैं और जिस तरह से उनके जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं, तो अंदर से तो उनको भी ये धड़का लगा हुआ है कि अगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया तो क्या होगा। क्योंकि आप देखें ना, रेवेन्यू ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से होता है, और फिर अगर पाकिस्तान मैच में इन नहीं है तो डेफिनेटली वो जितने भी मैचेस करा लें वो सब फीके हैं। उनका कोई कैलकुलेशन नहीं बनता है उस तरह से। क्योंकि अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया ले लें या फिर इंडिया का आप किसी और टीम से कंपैरिजन कर दें तो वो स्पार्क नहीं आएगा। तो पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से इन मैचेस की जान है। बिल्कुल, इसीलिए जाने की सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। 25 करोड़ लोगों के यहाँ पे, 1.25 अरब लोगों के वहां पे। अगर भारत हारता है तो 1.25 अरब लोग नाराज हो जाते हैं, धमकियां मिलती हैं प्लेयरों को। पाकिस्तान हार जाए तो पाकिस्तान अफसोस करके, हाथ मलाल करके, रिग्रेट करके चुप हो जाता है। पाकिस्तान वाले इतने जज्बाती नहीं होते। लेकिन इंडिया में अगर आप इमेजिन करें, एशिया कप का फाइनल भारत हार जाता पिछले साल, तो इंडिया के प्लेयर अपने घरों को वापस नहीं जा सकते। इसीलिए ना तो आईसीसी को, ना ही पाकिस्तान, ना ही भारत को पाकिस्तान के बिना कर ही नहीं सकते। एक मुहावरा है पुराना, उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके कि पाकिस्तान मुझे भाई नहीं, पाकिस्तान बिना मुझे सुहाए नहीं। यानी पाकिस्तान तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान के बगैर मैं रह भी नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी क्योंकि अब उनके वहां से जो कंट्रोवर्सी है वो तो बनती रहती है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो मैच जीता है जिसमें अभिषेक शर्मा ने 350 की स्ट्राइक से जो है वो सारा कुछ किया है और बहुत अच्छा वो खेले, उसके बाद से अभी पाकिस्तान ने डिसाइड नहीं किया है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले और नॉट। और अभी से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी है कि जी 15 फरवरी को आने दो, 15 फरवरी को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सूर्या की फॉर्म वापस आ गई है। ये सारा कुछ पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और पहले से इस चीज को इतनी हवा देना, आप कैसे समझते हैं? पड़ोसी मुल्क से सुधरने के कोई चांसेस नहीं है। वो इसी तरह की बातें करके अपनी आवाम को जो है वो बकअप करते हैं या इश्तियाल दिलाते हैं, क्योंकि वो इसको जो है ना वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी अब हम इस दफा 15 फरवरी को हम बदला लेंगे, हम रिवेंज लेंगे। तो मेरे ख्याल में खेल को खेल रहने देना, सियासत में इन्वॉल्व ना करें। ये तो हमेशा से करते आए हैं। सियासत तो उन्होंने इन्वॉल्व करनी होती है। पर सिर्फ हमारी सीनियर टीम अगर अच्छा खेल पेश करे, हमारी जूनियर टीम ने उनको इमर्जिंग उसमें भी हराया। हमारी टीम ने उनको अंडर 19 उसमें इमर्जिंग एशिया कप में हराया। उससे पहले जो राइजिंग स्टार एशिया कप था उसमें हराया। तो सीनियर टीम अगर एक आध दफा हरा देना तो इनकी जो जितनी भी अकड़ फू है ना वो सब निकल जाएगी। भारत की टीम अच्छी भी बहुत है, भारत के पास पैसा भी बहुत है, लेकिन जिस तरह वो अकड़ और पैसे की बुनियाद पर हरकतें करते हैं ना, वो बड़ी गलत है। उनको तो पूरी दुनिया का बड़ा भाई बनकर के हमारे पैसे पे चलो सारे लोग खेलते हैं, हमारी टीम अच्छी है, हम इसके ऊपर दूसरी टीमों को भी फायदा पहुंचाएं। लेकिन जब पाकिस्तान से वो खेलते हैं, न्यूजीलैंड की बॉलिंग नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान की बॉलिंग जब सामने आती है तो फिर इंडिया को उनके बड़े बड़े प्लेयर, अभिषेक शर्मा हो या सूर्य कुमार हो, कोई भी हो, इतना अच्छा नहीं खेल पाते, इतना खुलकर नहीं खेल पाते जिस तरह वो अपने मुल्क में खेल रहे हैं। अच्छा शाहिद भाई, ओवरऑल अब ये जो सिनेरियो बना है,
आप क्या समझते हैं कि ये सिनेरियो जो है इंडिया के लिए कैसा है, क्योंकि इंडिया अब एक्सपोज होता जा रहा है, और क्या ये डेकोरम सेट करना पाकिस्तान का ही काम है कि अगर किसी मुल्क के साथ, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हो रही है तो पाकिस्तान ही बोलेगा, बाकी कंट्रीज जो हैं वो तो उस तरह से नहीं बोली, उन्होंने तो उस तरह से नहीं साथ दिया, स्टैंड आउट नहीं किया? ये बड़ा, हाँ जाहिर है ये बहुत बड़ा अलमिया है। हाँ। इसलिए कि 2014 में जब बिग 3 बन रहे थे, 3 मुल्क बड़े होकर कह रहे थे कि हम अपनी क्रिकेट अलग कर लेंगे, और उन्होंने काफी क्रिकेट अलग कर भी ली है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 3 अलग मुल्क बन गए हैं। 2019 के बाद से जितनी भी टेस्ट क्रिकेट होती है, अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन्वॉल्व होंगे तो वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। अगर इनमें से कोई भी मुल्क नहीं होगा, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज खेलेगा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलेगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेलेगा, तो वो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। ये एक उन्होंने ऑलरेडी, ज्यादातर पैसा इन 3 मुल्कों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ये ठीक बात है कि भारत से ज्यादा पैसा आता है या आईसीसी को वो ज्यादा पैसे ले जाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन आप बड़े भाई के तौर पर, बड़ा भाई भी होता है, अगर वो ज्यादा कमा रहा होता है तो छोटे भाइयों का ख्याल रखता है, वो ये नहीं करता कि छोटे भाइयों को स्नैप करे। और क्रिकेट की दुनिया का ये अलमिया है कि कोई भी भारत को नाराज करना नहीं चाहता, इसलिए कि भारत की टीम जब भी जाती है किसी मुल्क में तो उनको ह्यूज टीवी राइट्स में बड़ा ह्यूज फायदा होता है उस मुल्क को, तो वो चाहते हैं कि भारत की टीम उनके मुल्क में आए, उनको रेवेन्यूज मिले। हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने एक ट्रेंड सेट कर दी, एक मुल्क और अगर हो गया ना, बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद एक मुल्क अगर और हो गया तो पता चल जाएगा भारत को कि उनके यहाँ आइंदा इवेंट होते हुए वो लोगों को वीजे भी दें, वो लोगों को सिक्योरिटी भी दें, वो लोगों को, टीमों को उनके तहफ्फुज़ात पर कहीं और भी खिलाएं। इस दफा उनको ये खदशा हो गया कि अगर हमने बांग्लादेश की बात मान ली तो जय शाह के अब्बू जय शाह को घर में नहीं आने देंगे। अमित शाह को कहेंगे कि यार आपने तो मेरी लुटिया डुबो दी कि मेरे ऊपर आम आ गया कि मैं बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। अभी जुमेरात के दिन वेस्ट बंगाल में एक बंगाली मुसलमान को तशद्दुद करके हलाक किया गया है। आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के हैं वो धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया में नहीं खेलने देंगे। सारी चीजें सामने हैं, लेकिन एक आर्टिकल वेस्टर्न वर्ल्ड में, एक आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया में जो अच्छे, कहीं पे कोई सपोर्ट में आर्टिकल नहीं आया। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, और वो भी बात करेंगे हम कि क्रिकेटर्स के साथ हुआ क्या, वो एजेंट कौन था जिसने क्रिकेटर्स को इतने बड़े पैसों के झमेले में फंसा दिया। इस पर होगी बात छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जब पाकिस्तानी क्रिकेट की बात होती है ना, तो अब हमारी क्रिकेट जिस तरीके से राइज कर रही है और जिस तरह से हम जवाब दे रहे हैं, दैट्स अमेजिंग, दैट्स कमेंडेबल। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान ये सारा कुछ कर रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है, एक्सपोज कर रहा है इंडिया को, दैट्स अमेजिंग। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेटर्स के हवाले से। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक खबर सुनी होगी क्रिकेटर्स के हवाले से कि वहाँ पर एक ऐसा इशू हुआ कि क्रिकेटर्स ने अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए, कोई एजेंट था जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ, करोड़ों का मामला था। अब ये मामला क्या था, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वो एजेंट कौन था? शाहिद भाई जरा बताइएगा, क्या हुआ, क्या ओवरऑल क्या सिनेरियो बना? देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की एक बड़ी तादाद ने, जिसमें करंट क्रिकेटर्स भी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, एक कंपनी में इन्वेस्ट किया कि हम इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर उन्हें माहाना मुनाफा मिलता रहा। कुछ अर्से मिला और उसके बाद फिर रुक गया। क्या प्रॉब्लम थी उन बिजनेसमैन की, उन्होंने फिर आके बताया 2-3 प्लेयरों को कि मैंने ऑलरेडी उन लोगों को चेक दिए हुए हैं, उनको गारंटी है। उन्होंने भी आके लोगों को बताया कि नहीं, ये मामला हल हो जाएंगे। अभी तक किसी क्रिकेटर ने ये नहीं कहा कि मामला हल हो रहे हैं। तो बड़ी रकम है, तकरीबन सब क्रिकेटर्स की मिला के 2 अरब रुपए की रकम बनती है। और होना ये चाहिए कि अब वो बिजनेसमैन सामने आए, इन सारे प्लेयरों को एतमाद मिले और उनके पैसे जिस तरह अगर माहाना तय हुए तो माहाना दें या फिर प्रिंसिपल अमाउंट उनकी वापस कर दें, या फिर वापस कर दें। चलिए, मतलब मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा शाहिद भाई, अभी अगर हम बात करें हमारी ओवरऑल क्रिकेटिंग की, तो आईसीसी अब जितना अंडर प्रेशर है और आईसीसी अब ये जो नाइंसाफ़ी कर रहा है, आईसीसी भी एक्सपोज हो गया है। क्योंकि अगर ये हाइब्रिड मॉडल था तो बाकी इंडिया पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मैचेस हुए, फिर उसके अलावा अभी एक हमारा जो फीमेल मैचेस हुए वो भी इसी तरीके से हुए। तो अगर बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा सा दिल बड़ा कर दिया जाता, बांग्लादेश को भी स्पेस दे दी जाती, तो क्या हर्ज था? पर वही वाली बात है कि चूंकि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह हैं, वो अमित शाह के बेटे हैं, वो उनके ऊपर बड़ा सारा नाम आ जाता, वो पूरा
जब ये सिनेरियो शुरू हुआ तो 20 जनवरी को पहुंच गए दुबई कि मैं सारा मामला हल करूंगा। उन्होंने मेंबर बोर्ड से यकीनन उनको एतमाद में लिया होगा, उनको बात भी की होगी, जहां कोशिश होगी कि धमकी लगाई जा सके वहां धमकी भी लगाई होगी। श्रीलंका जैसा मुनहनी मासूम सा मुल्क, उसको धमकी लगाई होगी, और एक आध जो छोटे मुल्क है उनको धमकी लगाई होगी कि देखो भारत की बात मानना, आईसीसी की बात मानना। और फिर बोर्ड मीटिंग में भी उन्होंने अपना पूरा तराजू में, पलड़े में अपना वजन डाला और ये फैसला करवा लिया। एक मुल्क को अगर आप उनको बिल्कुल वैलिड सिक्योरिटी खदशात थे, अगर उनकी बात मान लेते, एक ग्रुप को चेंज कर देते या मैचेस बांग्लादेश के मुंतकिल कर देते, वो ब्रॉडकास्टर को भी खुश करना चाहते हैं। जाहिर है ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक लॉजिस्टिक का मसला हो जाता कि एक पूरी ब्रॉडकास्ट टीम उनको भेजनी पड़ती, आगे पीछे करनी पड़ती, लेकिन ज्यादती की है। और अब दूसरे मेंबर मुल्कों को भी एक, बस जैसे मैंने कहा ना, एक मुल्क और अगर शिकार हो गया आईसीसी का और भारत का, तो फिर भारत को लग पता जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, भारत अब जिस तरह से स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है, अभी पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया, लेकिन वहां पर हलचल है, वहां पर प्लानिंग है। 15 फरवरी को वो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पता नहीं उनके लिए कितना बड़ा दिन है, पता नहीं उन्होंने उस दिन कितना रिवेंज निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही सोचेंगे वो। एक बहुत बड़ा क्रूशियल मैच होगा। पाकिस्तान अल्लाह करे अच्छा आगाज करे, टीम अच्छी है। पहले दोनों मैचेस, भारत के मैचेस से पहले दोनों मैचेस अगर पाकिस्तान जीता हुआ हॉलैंड से और फिर उसके बाद यूएस से, दोनों मैच जीता हुआ, तो दिल बड़ा करके पाकिस्तान के प्लेयर ग्राउंड में जाएंगे और फिर भरपूर क्रिकेट खेलें बगैर डरे। जिस तरह इंडिया वाले बैटिंग कर रहे हैं, बगैर डरे बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, बुमराह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, खुल के खेलेंगे। एशिया कप के फाइनल में बड़ी गलतियां की थी आगा सलमान ने, उन्हें कप्तानी भी अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छी वो कप्तानी करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान ने फाइनल में और इंडिया को ऑलमोस्ट फंसा लिया था। 6 ओवर में 66 रन, वहां पर एक हारिस से कैच छूटा, एक रन आउट छूटा, हुसैन तलत से कैच छूटा, हारिस से स्टंप छूटा। वो गलतियां ना हो, कप्तानी अच्छी करें। अगर स्पिनर अच्छी बॉलिंग करें तो स्पिनर से कराएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है कि सिर्फ। शायद भाई हम हमेशा यही बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन के साथ अगर ये ग्राउंड में जाते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, तो जो टीम कॉम्बिनेशन होती है ना वो भी यूनाइट नजर आती है। और दूसरा ये कि जितना प्रेशर कम लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। ये तो पाकिस्तान इंडिया के मैच की खास बात है। हमारे पुराने कप्तान 92 के बानी जो थे वो हमेशा ये कहते थे कि देखो प्रेशर मैच जो है वो इंडिया का मैच है, जो प्रेशर हैंडल करेगा अच्छा वही जीतेगा। और हमेशा पाकिस्तान इंडिया के मैच में साफ नजर आता है। इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में प्रेशर अच्छा हैंडल किया। तिलक वर्मा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, प्रेशर में नहीं आए, बचे उन्हें। और जब आप ब्रेव होके खेलते हैं, प्रेशर नहीं लेते, तो किस्मत भी आपका साथ देती है। लंबा रन आउट उनका छूट गया और वो बच। सही, चलें जी, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपके टाइम के लिए। और बहुत ज़बरदस्त आपने जो है अपना तज्जिया पेश किया कि अब होने ये जा रहा है कि इंडिया अंडर प्रेशर है। पूरी दुनिया को चल गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया को एक्सपोज किया है। पाकिस्तान ने इनफैक्ट आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया है। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, इट्स ऑल अबाउट नर्व्स, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर हैंडल कर लेंगे तो डेफिनेटली हम मैच में वापस आ जाते हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि जो है पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, लेकिन अगर 15 फरवरी को अगर ये मैच होता है तो डेफिनेटली इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्राउड है जो कि बैठा हुआ है ये देखने के लिए कि जी ये मैच जो है किस तरफ जाएगा। और इंडिया की जानिब से अभी फैसला पाकिस्तान ने किया नहीं, लेकिन इंडिया की जानिब से ट्रोलिंग का, बदतमीज़ी का, टॉन्ट्स का और मुख्तलिफ ऐसी बातों का सिलसिला जारी है जो कि अनबिलीवेबल है। तो पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान डिसाइड करेगा, लेकिन फिर उसके बाद हम आपको उन बातों का भी जवाब देंगे जो इंडिया के सामने इंडिया हमारे सामने रखता है और हमारे लिए की जाती है। चलिए जी, शो में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे और फिर बताएंगे आपके मसलों का हल रेमेडीज के थ्रू। हमारे साथ होंगे शाह भाई। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बर्थडे विश करते हैं और ये बर्थडे जो है हमारे एडिटर है नमीर, उनकी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू नमीर। चले जी, तो जनाब ये हमारे एडिटर की बर्थडे थी और उसके लिए उनको बहुत सारी बेस्ट विशेज़। आपका अगला आज का दिन जो है वो बड़ा अच्छा गुजरे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि जो मैदे के इश्यूज़ हैं, मैदे के मसाइल हैं, ये बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। स्टमक के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो क्या होते हैं जी, किसी ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो प्रॉब्लम हो रही है,
किसी को जो है वो ओवर डाइट हो गया, अच्छा किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो गया कि उसने ऐसा खाना खा लिया जो एलर्जिक कर रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। माइग्रेन जिन लोगों को होता है वो भी एसिडिटी की वजह से होता है ज़्यादातर लोगों में। अब इसका हल क्या है, इस पर बात करने के लिए शाह नज़ीर भाई ने हमें ज्वाइन किया, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। सबा बेटा कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाह भाई क्या हल है मैदे के मसाइल का, मैदे के प्रॉब्लम का? ओवर डाइट हो गया, एसिडिटी हो गया, भारीपन है, स्वेलिंग हो गई है चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, क्या रेमेडी है? देखिए, जो लाइफस्टाइल तब्दीली हुआ है ना, हम बैठे बैठे सब चीजें खा रहे होते हैं तो उसमें यही होता है कि फिर पेट खारा करता है और बाद लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन होती है, उनको भी गैसेस बहुत ज्यादा बनती हैं, पेट खारा करता है, मैदे में जलन शुरू होती है और खट्टी मीठी दिकारें आती हैं और सब भारी हो जाता है और सुस्ती काहली फील होती है, यानी जो भी चीज खाते हैं वो गैसेस कर रही है, तो ये बदहजमी भी हो जाती है बाद लोगों को। तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ही आसान रेमेडी अपने घर पे बनाइए आप लोग। अनारदाना हर घर पे मौजूद होता है, ये अनारदाना है और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। दूसरी चीज है पुदीना, पुदीना देसी हो या पहाड़ी हो, दोनों में से जो मिले आप ले लें। इसका वजन भी हम लेंगे 50 ग्राम, ये इसका पाउडर है। और ये है अजवाइन, हर घर में मौजूद होती है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम, ये इसका पाउडर डाला। और ये है सौंफ, तो ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको अच्छे तरीके से मिला के ऐसे पाउडर बना लें। ये सारी चीजें, 4 चीजें, ये 200 ग्राम बन जाएगा और एक जार में रख लें घर पे। जब भी खाना खाएं आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ, जब भी खाना खाएं, सही, सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं ये। और ये 8 साल से लेके इससे ज्यादा उम्र वाले सब यूज कर सकते हैं। सही, और फायदा ये 15 मिनट में करें। हाँ, मैदे की सफारा, पेट फूलना, ये सब इंशाल्लाह सही होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज आपने सवाल किया था कि माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन काफी लोगों का इश्यू है ये। हाँ। इसमें धूप से, रोशनी से, हर चीज से छुपना पड़ता है। फिर कोई पेन किलर लेते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटा सोते हैं, फिर आराम आना शुरू हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, लेवेंडर फ्लावर, इसका उर्दू नाम है इस्तिर खुद्दूस। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, रात को 1 टाइम पिए। और अगर माइग्रेन हो रहा है दिन को या किसी भी वक्त, आप उसी टाइम पे पी लें, 15-20 मिनट में आराम आ जाएगा। और वैसे इसको रोजाना मामूल बना ले, रात को 1 टाइम रोजाना पिए, महीना 40 दिन पी लें, माइग्रेन से जान छूट जाएगी आप। सही, अच्छा, और ये अगर बंद करना हो ये भी सही हो जाएगा। सही। अच्छा शाह भाई ये बताएं, कुछ खवातीन को ना स्वेलिंग रहती है और उनकी आइज, मतलब जब वो सुबह सोकर उठती हैं तो उनकी आइज भी जो है वो पफी आइज हो रही होती हैं और बहुत ज़्यादा स्वेल कर रही होती हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडी है? इंस्टेंट अब कहीं जाना है, चेहरे पे स्वेलिंग है, तो किस तरीके से उसको ओवरकम करें? सवाल इसमें ये है कि जैसे जो पफीनेस हो रही होती है आइज पे, बाद लोगों का चेहरा भी सूजा हुआ होता है जी जी, तो उसको ठीक करना और डबल चिन को खत्म करने के लिए, फालतू फैट अगर पेट पे भी आ रहा हो उसको भी खत्म करेगी, वर्म को भी दूर करेगी। आपने लेना है ऊंट खटारा बूटी। ऊंट खटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोजाना पिए। आप देखिएगा जो चीज 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। सही, आप यकीन कीजिए कि 1 महीना यूज कीजिए, आप देखना स्मार्ट कितने नजर आते हैं और कपड़े कितने लूज होते हैं आपके। सही। अच्छा ये आपने बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताई है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मसला है कि उनकी आइज़ जो है वो पफ़ी हो जाती है और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आता, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स वगैरह भी वो यूज़ करते लेकिन कोई फ़ायदा हो नहीं पाता और बहुत रेमेडीज़ भी होती है, लेकिन ये जो आपने रेमेडी बताई है आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा जी, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं और आपके जो इश्यूज़ हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। शाह भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाह भाई, एक और बड़ा मसला है जो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है, स्पेशली सर्दी हो या फिर गर्मी हो, उनको ऐसा लगता है कि जी उनका सर जो है ना वो भारी हो रहा है, मतलब उनके सर पे कोई स्ट्रेस है, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी होती है कि उनको बहुत तेज सर में दर्द नहीं होता, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है कि हमारा सर भारी हो रहा है, हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, हम एंजाइटी में है, हम शायद डिप्रेशन में है, लेकिन ये थ्रू आउट लोगों के साथ इशू है। तो ये जो सर भारी होना,
सर में दर्द होना, इसकी क्या रेमेडी है और इसका ये क्यों होता है, ये भी बताइएगा। देखिए, इसमें एक तो बलगम रिश्ता भी है, बाद लोगों को बलगम जमा हुआ होता है, बाद लोगों को एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से सुस्ती काहिली रहती है, सर भारी है, दिल चाहता हम लेटे रहे, हम कहीं ना जाए, वो तो मुदाफियत भी कम हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज है काली किशमिश। काले रंग की किशमिश होती है और काले अंगूर की बनती है, ये पंसारी के पास भी मिल जाएगी और ड्राई फ्रूट वालों के पास भी मिल जाएगी। इसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, केवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम पीएं। आप देखिएगा सर का भारीपन भी खत्म होगा, गले का बलगम भी खत्म होगा, अगर खांसी रहती है वो भी दूर हो जाएगी और अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे और एनर्जी बूस्ट चाहिए, एनर्जी भी आपके अंदर आएगी। आप सही, और आप जैसे सुस्ती का आएंगे ना वो खड़े होंगे। सही, ठीक है। चलिए जी, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सबा, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। भाई आपको सर्दी लगती है कि नहीं लगती? मुझे लगता है आपको सर्दी नहीं लगती। नहीं जी, मुझे बिल्कुल सर्दी लगती है और ऐसी बात नहीं है, मुझे सर्दी लगती है और मैं अपनी टीम को कहती रहती हूँ देखिए जी, इसके लिए है ये चाय, और चाय पिए सर्दी भगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहरहाल ख्याल रखिएगा। हकीम साहब माशाल्लाह चाय शाई लगा के बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज, जैसे हमेशा से वैसे स्मार्ट है, इनको बहुत सलाम हो। अच्छा, मेरा इनसे क्वेश्चन ये है, देखिए बात ये कि वाकई सही बात है कि हमारे जो पेट के मसाइल और बदहजमी के मसाइल बहुत सारी बीमारी को जन्म देते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारा जो है ना लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी बर्न नहीं करते। स्पेशली मैं ये सवाल करूँ कि आजकल शादियों का मौसम है सब, तो हर रोज कहीं ना कहीं हर दूसरी शादी में जाना होता है। बिल्कुल, हाँ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि रात को हम जाहिर खा पी लेते हैं, सर्दी का मौसम में जाहिर दिल चाहता है ज्यादा खाया जाए, तो उसके बाद जब आके हम लेटते हैं तो लेट जाते हैं और उसके बाद हमारा खाना हजम नहीं होता। एक तो ये कि उसके लिए बहुत एक जयद नुस्खा बता दें जो हम फौरी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है कि जैसे हमें लूज मोशन हो जाते हैं तो हम जैसे एमोडियम वगैरह यूज करते हैं, तो हिकमत में क्या दवाई है कि लूज मोशन हो जाए तो फौरी तौर पर हम क्या चीज ले सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, ये मेरा सवाल है। सही, चलिए जी, याया आपका क्वेश्चन आ गया है। और शाह भाई, याया यही कह रहे हैं कि आजकल क्योंकि वेडिंग सीजन है, लोग जाते हैं शादियों में, इतना खाना खा लेते हैं, फिर उनका पेट खराब हो जाता है, उसका क्या हल है? देखिए, एक तो बदहजमी की हमने बताई है कि गैसेस बहुत बनती है, पारा हो जाता है, तो ये जो पुदीना, अनारदाना, सौंफ, अजवाइन, इसका जो सपूफ मैंने बना के दिखाया है, ये खाना खाने के बाद आप खा सकते हैं पानी के साथ, आधी चाय वाली चम्मच। एक पेट का मसला हल हो गया कि आप लूज मोशन हो जाते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। जिन लोगों को भी लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है, ये होती है ग़िज़ा की वजह से, और उसमें ये है कि बाद लोग खाना खाते ही पूरी वॉशरूम चले जाते हैं। एक ये भी दिन में 4 बार खाना खाते हैं, 4 बार वॉशरूम जा रहे हैं, तो उनके लिए है कि बेलगिरी का मुरब्बा ले लें, वो अपने घर पे रखें, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर, आधी चम्मच रात को, शुरू के 2 दिन इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद सुबह और रात करें, 1 हफ्ता यूज कर लेंगे, पेट का सारा सिलसिला इनका सही हो जाएगा। बेलगिरी का मुरब्बा, शुगर के मरीज में बेलगिरी खुश्क ले लें, उसको पाउडर बना लें, वो मुरब्बा इस्तेमाल ना करें, पाउडर बना के आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम लें। सही सही, बिल्कुल ये करना चाहिए और इस तरह की रेमेडीज से जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए और खुराक में क्या लेना चाहिए और खुराक के साथ रेमेडी क्या होनी चाहिए? देखिए, खुराक को कोशिश करें कि बाकी चीजें कम इस्तेमाल करें, और जो हरी वाली किशमिश होती है वो कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बढ़ाती है। सुंदर खानी किशमिश ले लें, उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात को रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये 1 टाइम रोजाना करें, आप देखिएगा कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी और साथ में अगर डार्क सर्कल्स हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये 1 महीना यूज करें, इंशाल्लाह बहुत सारी दुआओं में याद रखेंगे। सही, अच्छा, ये 1 महीने तक यूज करनी है, फिर उसके बाद इसको स्टॉप करना है या फिर जो है वो दोबारा से स्टार्ट करना है? अगर ठीक हो इसको सवा बेटा, इसमें ये कोई दवा नहीं है, ये ग़िज़ा है, हाँ, आम नॉर्मल चीज है। सही, चलिए जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जब कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी रेमेडी कर रहे होते हैं ना तो उसका आपको फायदा होता है। लोग क्या करते हैं, 2 से 3 दिन कोई रेमेडी की, फिर उसके बाद वो कहते हैं जी इस रेमेडी से हमें फायदा नहीं। जी सवा बेटा, अक्सर लोग खाना खाते हैं जी, या आमतौर पे उनको पेट में भी जलन रहती है और हाथ पांव भी जल रहे होते हैं जी, पेट में भी जलन रहती है, हाथ पांव भी जल रहे होते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी होता है और आम नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। तो अगर ऐसी कैफियत हो आप लोगों को, तो आपने गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच, तुफ में बलंगा आधी चाय वाली चम्मच, और इसबगोल दाना
ब्राउन कलर का होता है, इसको होल दाना, सही, वो सही। भी आधी चाय वाली चम्मच एक गिलास पानी में मिला के थोड़ी देर के लिए रख लें, फिर चम्मच के साथ शेक करें और पी लें। आप देखिएगा हाथों की जलन, मैदे की जलन, पेट की जलन, ये सब आस्ते आस्ते दूर हो जाएगी। चलें जी, ठीक है। अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर शाहबाई से पूछेंगे कि ये जो गुर्दे हैं ये क्यों ख़राब हो जाते हैं, इनका फंक्शन क्यों ख़राब हो जाता है, कितने गिलास पानी पीना चाहिए, और एग्जैक्टली अगर आप अपने गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या खा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं सेहत की, बात कर रहे हैं उससे मुताल्लिक रेमेडीज़ की। शाहबाई ये बताएं कि लोगों को कितने गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी आपकी जो किडनीज़ हैं वो इफेक्टेड होते हैं और लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए बेटा, इसमें इस मौसम में जो है वो 8 से 9 गिलास पानी पीना चाहिए सुबह से लेकर रात तक, और अगर गर्मियों के मौसम में तो 12-13 गिलास 14 गिलास भी चल जाता है। तो इसमें ये है कि 8 गिलास तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि इस मौसम में लोग जो है पानी का टेक कम रखते हैं, जिसकी वजह से पिंडियों में भी दर्द होता है, मुंह खुश्क होता है, पूरी बॉडी में ड्राइनेस आनी शुरू होती है, आंखें ड्राई हो रही होती हैं। तो पानी इसके लिए भी जरूरी है। तो आप पानी जो है आप कोशिश करें हर 1-1.5 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पानी पिए, कोई जायका नहीं है। और हाँ, अगर आपका डायलिसिस हो रहा है तो फिर आपने पानी जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से लेना है, 2 घूंट 3 घूंट इस हिसाब से वो बताते रहते हैं। सही। अच्छा, ये आपने बता दिया एक लिमिटेड कि भाई इतना सारा कुछ करना चाहिए। किडनी में जिन लोगों को इशू होता है, पत्थरी होती है या फिर यूरिन में उनको प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि जी हमें यूटीआई इन्फेक्शन है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, उनके लिए ये है कि जब हम कोई खाना खा रहे होते हैं और आपने देखा होगा उसमें पत्थर आ जाता है, और हम से वो नवाला निकालते हैं और खाना खाने शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसी हरकत ना करें, अगर कोई पत्थर आ गया उसको निकाले और जाकर कुल्ली कर लें। अच्छा। क्योंकि इसके जर्रात जो है वो आपको पता नहीं लगता, आपके पेट में जाते हैं, जो किडनी की तरफ जाते हैं, जो यूरिनरी इन्फेक्शन का सबब बनते हैं, जो कि यूटीआई कहलाता है। तो उसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है तो वो गोखरू बूटी ले लें, गोखरू बूटी 1 चाय वाली चम्मच, और उसमें डालें आप बहुफली बूटी 1 चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर सुबह निहार और छान के पी लें। ये हर किस्म के यूटीआई के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। प्रोस्टेट ग्लैंड वालों के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेहतर है, और इसे कुछ दिन यूज कर लें, जब ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिएगा। अगर आपकी किडनी में पथरी बन चुकी है और वो प्रॉब्लम कर रही है आपको, तो एक दाल मिलेगी आपको, कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल, उसका आधा कप जो है वो पानी के अंदर रात को डिप कर लें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम उसे पकाएं, कितना पकाएं कि वो दाल नरम हो जाए और उसका कुछ पानी भी रह जाए। फिर वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, रात को पकाएं, क्योंकि सख्त दाल होती है, इसको भिगोना होता है। इनमें 2 बार ये अमल करें, 40 दिन करें, पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी, और अगर उसके साथ रेत भी आ रही होगी तो वो भी निकल जाएगी। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, तमाम लोग ले सकते हैं। सही। अच्छा शाहबाई, पित्ते में जो पथरी होती है उसके हवाले से भी बता दें, क्योंकि वो लोगों को बहुत तंग करती है और इन दी एंड फिर वो क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है, ऑपरेट कराना पड़ता है। देखिए, इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कभी कभी ये खतरनाक भी हो जाती है, तो इसलिए अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखना चाहिए। और जिन लोगों को भी पित्ते में पथरी होती है, जो पित्ते की पथरियां होती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, सही, ठीक है। तो ये घुल सकते हैं, इसमें निकलने का रास्ता नहीं होता, लेकिन घुल के ये नरम होके, छोटा होके बिल्कुल खत्म भी हो सकता है, ये घुल जाता है। तो इसके लिए आपने लेना है 1 कप पानी, 1 कप पानी सादा पानी है, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और 1 चम्मच जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला मिला के सुबह निहार मुंह रोजाना पिए, 1 टाइम रोजाना पिए, और ये भी 2 महीने पिए, और फिर अपना अल्ट्रासाउंड करा लें। आपको हैरान होंगे कि वो जो पित्ते में पथरी थी वो कहाँ गई। सही। अच्छा, कॉलर ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम बेटा, सबा शेख, मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। मेरा बच्चा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। हम शाह नदीर भाई को सलाम कहते हैं जी। और वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेरी गुड। नदीर भाई, मेरे पता नहीं समझ में नहीं आता, मैं होम्योपैथिक दवा खा रही हूँ,
लेकिन मुझे आसासा नहीं हो रहा है। और ये जो आती ना शीशियाँ दवाइयाँ बनी हुई, इसमें से ले रही, तो मेरे घुटनों में रात इतनी शदीद चीज उठती है, कमर से लेके और टांगों तक के, और मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज मुझे इसके लिए कुछ बताएं, और आपकी क्लिनिक का टाइमिंग बता दें। अगर मैं दवा मंगाऊं तो मैं फिर आपको कॉल कर लूंगी, तो कितना करूं ये मुझे आप बता दें, ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मिसेस महमूद ने जो है वो आपसे जो सवालात पूछे हैं उसका जवाब ज़रूर दें। और शाबाई साथ साथ ये बताएं कि अगर लोग जो है जिस तरह से रेमेडी पूछते हैं और अगर वो कंसिस्टेंटली उसको नहीं कर पाते तो फिर उससे कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने कोई रेमेडी 2 दिन की या 3 दिन की और फिर उसको छोड़ दिया और फिर आप कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो इससे भी कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं? हाँ देखो बेटे, ये बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ। याद रखिएगा, जब डॉक्टर आपको कहता है ना कि आपने ये दवा जो है वो 10 दिन खानी है, हाँ। तो आपने वो 10 दिन पूरी करनी है, सही। फिर फॉलो अप करना है। हाँ। आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो अपनी मर्जी से दवा बंद करता है। हम लोग 2 दिन खाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो बीमारी शिद्दत से वापस रिपीट होती है। तो इसलिए बेटा ऐसा काम ना किया करें। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी दवाओं में रद्दोबदल करें, खुद से ना करें। सही। एक जिस तरीके से मिसेस महमूद ने कहा कि इनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, ये आर्थराइटिस पहले से कड़कड़ की आवाजें भी आती हैं और घुटना कभी सूज भी जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सफेद मूसली। इसमें विटामिन डी पाई जाती है। सफेद मूसली 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी ये भी 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम, सूर्यजान शीरी 20 ग्राम, सूर्यजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से खाने से पहले या बाद में लें, वो आपकी मर्जी है। और ये कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा यूज करना है, 5 दिन में काफी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक, ये डायबिटिक और हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। अच्छा ये बताएं, जब ये जो पाँवों में क्रैम्प्स पड़ना, उसका क्या हल है? लोग कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इस सीज़न में स्पेशली जब लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम नहीं कर रहे होते और ब्लैंकेट्स में बैठे होते हैं, तो ज़्यादा फिर वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टक हो रही होती है, वो रुक रही होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। देखो बेटा, इसमें पानी का टेक ज्यादा रखिए, क्रैम्प नहीं पड़ेंगे, ठीक है? ये उनको पड़ते हैं जो पानी कम पीते हैं। दूसरी चीज, एक बूटी आती है जराबंद के नाम से, जराबंद 50 ग्राम और सतावर 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम और जराबंद 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखिएगा 2 दिन में काफी क्रैम्प में बेहतरी आ जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और इसे कम से कम महीना 40 दिन यूज कर लें, ये क्रैम्प बढ़ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके। सही। अच्छा, वीकनेस का क्या हल है? बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और वो चाहते हैं हम अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएं और साथ साथ हम अपना वजन भी बढ़ाएं, क्योंकि हम वेट लॉस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन वेट गेन की नहीं करते। तो जो लोग वीक हैं वो कैसे वेट गेन कर सकते हैं मुनासिब तौर पर, ये ना हो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो वेट गेन कर जाए? देखिए, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, दोनों यही कोशिश करते हैं कि उनका वेट बढ़े। और उसकी कलाइयां होती हैं, इसके गाल होते हैं काफी कमजोर, खाते पीते बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा। और जिम जाते हैं, क्लब जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए और आमतौर पे जो घर में है उनके लिए, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बधारी गंध एक लकड़ी आती है, फुल ग्रोन प्रोटीन होती है। बधारी गंध 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, ये तीनों मिला के 150 ग्राम हो गया। तो इसमें 150 ग्राम मिश्री मिला लें, मिश्री 150 ग्राम मिला के पाउडर बना लें, एक अच्छा वेट गेनर आपका तैयार हो गया। और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद दिन में 2 बार लें। आप देखना ये 2 महीने यूज करें, आप तकड़े तकड़े हो जाएंगे और जितने अच्छे सेट होंगे आपके एक्सरसाइज में उतने अच्छे मसल्स बनेंगे। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पर आए, आपके कीमती वक्त के लिए बेइंतहा शुक्रिया, और बहुत सारी मुफीद बातें जो है शाह भाई ने इस वक्त की हैं। अच्छा जी, एक बर्थडे आपके साथ में शेयर करते हैं, हमारे एडिटर हैं नमीर, उनकी आज है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू नमीर।
आशीष जी, अब क्योंकि हम बहुत सारी रेमेडीज़ आपके साथ में शेयर कर रहे थे, शो का टाइम हो गया एंड अप, लेकिन आज शो वाइंड अप करने से पहले मैं भी आपके साथ में एक रेमेडी शेयर करती हूँ। रेमेडी ये है कि जिन लोगों को ये खतरा होता है कि उनको फालिज का अटैक ना हो जाए, स्ट्रोक ना आ जाए या फिर क्रैम्प्स ना पड़ जाए, उनके लिए एक छोटी सी और बेहतर टिप ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। अब आप कहेंगे कि कैसे एक्सरसाइज करनी है? अगर आप वॉक नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। आप ज़्यादा कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। ख़वातीन घर में बर्तन धो लें, मर्द हजरात कोई ना कोई काम कर लें, पूरा दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करें, चलते फिरते रहें, क्योंकि इस सीज़न में जब आप सर्दियों में घर में बैठ जाते हैं, ब्लैंकेट्स के अंदर बैठ जाते हैं, बहुत सारे कामकाज नहीं करते, उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्रैम्प्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और साथ साथ फालिज का खतरा भी बढ़ जाता है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करें, अपने घर का काम नॉर्मली करें जिस तरह से आप गर्मियों में करते हैं। तो इस सीज़न में भी अपने आप को फिट रखने का ये बेहतरीन तरीका है। शो से इजाज़त लेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सीरियल 10।